वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS 7 की सीरीज सॉल्यूशंस। 45 क्वेश्चंस है हमारे पास और चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज सीन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म which is observed in moth biston betuleria। ओके, तो बिस्टन बिटुलेरिया में आपको किस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिली है? तो आंसर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, है ना। तुम्हें याद होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो ब्लैक वाली मोथ्स थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी नंबर में, क्योंकि उनको प्रीडेटर के द्वारा कैच करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज ट्री की जो ट्रंक थी वो डार्केंड हो गई थी ड्यू टू दी सूट प्रोड्यूस्ड बाय दोज इंडस्ट्रीज। ओके, तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जो कर्व है ना हमारी उसकी पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई थी, ब्लैक वालों को फेवर मिल गया था जो हमारी मेलानाइज्ड मोथ्स थी बच्चों। ओके, तो आंसर यहाँ पे 136 का चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 137, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों। द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ये। ओके, सो ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये ही दोनों तो मेन दो चीजें हैं जो की कॉन्सेप्ट्स के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, homology is based on dash whereas analogy is based on dash। ओके, अब तुम जानते हो भाई होमोलॉगी किस पर बेस्ड है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालॉगी इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 138 आंसर विल बी सेकंड। देखो ये डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं बच्चों, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने ऑलरेडी सीख रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूजो डी व्राइस, स्पेसिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज साल्टेशन। और सॉल्टेशन की डेफिनेशन तुम जानते हो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बच्चों थर्ड यहाँ पर। तो 139 ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉल्टेशन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। 140 आ जाते हैं। Mark the incorrect statement regarding the animal shown in the adjacent figure। Animal shown, okay। अब ये तुम्हें क्या दिखा रखे हैं? एक्चुअली में तुम्हें दिखा रखे हैं भाई ये मैन की फोरलिम, चीता, वेल, बैट। इट इंडिकेट्स, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। पहली वाली स्टेटमेंट क्या है? इट इंडिकेट्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ये तो सही लग रही है। ओके, एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे डिनोट कराया जा रहा है, बिकॉज ये सारे ही एग्जाम्पल्स होमोलोगस ऑर्गन्स के हो जाएंगे, तो ये तो सही है बच्चों। ओके, देन इट इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है। इट शोज होमोलोगस ऑर्गन्स, ये भी सही है। पूछा क्या? इनकरेक्ट पूछा है। आखिरी वाला ऑप्शन ही बच गया, इट शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। देखो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, बिकॉज इट शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, ये एनालोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन है। तुमसे पूछा किसका जा रहा है? होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर फोर्थ, तो आंसर विल बी फोर्थ। 140 क्वेश्चन नंबर, आंसर विल बी फोर्थ। चलिए 141 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डार्विन्स फिंचेस आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है क्या बच्चों? मतलब इतनी बार हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई डार्विन्स के जो फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं, वो एक्चुअली में बायोजियोग्राफिकल एविडेंस की तरह ही तो काम कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? डार्विन्स फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, क्योंकि यहीं से हमने अडेप्टिव रेडिएशन को समझा था बच्चों, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में जाकर रेडिएट हो रही थी अलग अलग दिशाओं में। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, व्हेन सिलेक्शन एक्ट्स टू एलिमिनेट both extremes, okay, है ना, from array of phenotypes, the frequency of intermediate type which is already more increased, this is called as। देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे तुमसे बोला जा रहा है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है वो एलिमिनेट कराई जा रही है, यानी कि
दोनों ही एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर एलिमिनेट हो रहे हैं, तो बीच की जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर थी उसकी ग्राफ जो है वो, उसकी जो पीक है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस टाइप की नेचुरल सिलेक्शन को तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे इसे स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेट होकर मीन वैल्यू पीक पे जा रही थी। इस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन को हमने क्या बोला था? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन बोला था बच्चों, है ना? याद है ना तुम लोगों को? यस, तो आंसर विल बी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। Primitive atmosphere was made up of the mixture of, okay, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है बच्चों। सबसे पहले देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाले जब भी सवाल तुमसे पूछे जाए ना, बस सबसे पहले तुम एक ही चीज चेक कर लिया करो कि कहीं पे तो ऑक्सीजन नहीं रहनी चाहिए। जहां जहां ऑक्सीजन तुम्हें दिख रही है वो ऑप्शन तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया बच्चों। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बस फिर क्या? फिर अब आंसर कौन सा रह गया? आंसर हो गया हमारा थर्ड। ओके, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, हाइड्रोजन तो थी, स्टीम भी थी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी, मीथेन भी थी और अमोनिया भी थी। क्या नहीं थी प्रेजेंट? तो ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। ओके, सो 143 आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? लो, पिछले ही सवाल फिर से आ गए बच्चों, सेम क्वेश्चन पे दो दो सवाल इन्होंने दे रखे हैं। बताओ मुझे आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन was not present in the primitive atmosphere of the earth। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। 145 में डी व्राइस गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन, बताओ किस पे काम किया था उन्होंने, है ना? किस पे काम किया था बताओ? इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था मैम। और इवनिंग प्राइम रोज इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, इन्होंने साइंटिफिक नेम दे रखा है उसकी। याद होगा तुम्हें साइंटिफिक नेम क्या थी? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जो कि इवनिंग प्राइम रोज की साइंटिफिक नेम है। तो इसी पे उन्होंने काम भी किया था, अपनी थ्योरी भी इसी पे उन्होंने दी थी, है ना? तो 145 क्वेश्चन नंबर का आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यस, नाउ मूविंग टू 146। इन द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 इंडिविजुअल्स, if the frequency of recessive allele is 40%, then find the number of organisms which are homozygous। आ गया फिर से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बच्चों, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने कितनी दे रखी है? टोटल पॉपुलेशन इन्होंने दे रखी है 50,000। ओके, और इसमें दे रखा है कि रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 40%। तो Q की वैल्यू तुम नहीं निकाल लोगे यहाँ से, Q की वैल्यू हो जाएगी 0.4। मैम कैसे आया भाई? 40% थी, 40 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, आ गई 0.4। Q तुम्हें पता हो गया है, P निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे मैम, 1 माइनस Q कर लेंगे, P की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0.6 विल बी द वैल्यू ऑफ P। पूछा क्या है तुमसे? पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। याद रखो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इंडिविजुअल्स पूछ रहे हैं। तो 50,000 में से कितने कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, है ना? तो P की वैल्यू तुमने निकाल ली है। अभी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स का पूछ रहा है ना, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में आप किसको किसको कंसिडर कर लोगे? P स्क्वायर को कंसिडर करोगे और Q स्क्वायर को कंसिडर करोगे। मैम 2PQ को कंसिडर क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि 2PQ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती है ना। तुमसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा? होमोजाइगस का पूछा है। आइए कैलकुलेट करते हैं। P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.36। ओके, Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.16। चलिए ऐड करते हैं, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 0.52। ये आ गई 0.52 वैल्यू आ गई बच्चों। चलिए तो अब ये हो गई फ्रीक्वेंसी। हमें इंडिविजुअल्स निकालने हैं ना, हमें निकालने इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स निकालने के लिए आपको इसको 50,000 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो 0.52 अपॉन 100 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, है ना? ऐड करके देखो कितनी आ गई वैल्यू। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 26,000, है ना? सही है ना मैथ्स में बच्चों? मेरी भूल तो नहीं गई मैं मैथ्स? नहीं नहीं, सही लग रहा है।
देखो 26,000 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो है 26,000, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी 26,000। समझ गए ना? देखो बड़ा आसान था बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस को ना तुम थोड़ा सा ना तरीके से बनाया करो। तरीका क्या है कि पहले देख लिया करो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जिस हिसाब से तुमसे डेटा गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, बस वैसे ही तुमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे रखे थे, फिर तुमसे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो तुम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में दे रखा था इन्होंने, ओके कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। फिर तुमने फ्रीक्वेंसी से क्या कैलकुलेट कर लिया, तुमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब दोनों को ऐड कर देंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी उसको 50,000 में हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इतने इंडिविजुअल्स हो गए ना। तो 26,000 इंडिविजुअल्स जो होंगे उनके पास कैसी कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 146 आंसर विल बी सेकेंड। चलिए 147 की तरफ चलते हैं बच्चों। Read the following statements and find out the incorrect statement. Okay, incorrect ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है बच्चों। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 मिलियन, ये तो गलत हो गई ना बच्चों, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, सही है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट, सही है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ अर्थ यूनिवर्स इज इंडीड अ स्पेक, अच्छा उल्टा नहीं लग रहा, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, उल्टा लिख दिया बच्चों इन्होंने। ओके, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सही है। तो कौन कौन सा सही पूछा है तुमसे, अच्छा कौन कौन से गलत है ये पूछा है, तो ए और डी गलत लग रहा है, ए और डी ऑप्शन, यस ये रहा ऑप्शन। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन, है ना, क्योंकि तुमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था इन्होंने, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। 148 असर्शन क्या है, प्लासेंटल वुल्फ एंड टस्मानियन वुल्फ जो कि एक मार्सूपियल है, शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सही है बच्चों, बात तो बिल्कुल सही है, दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही शो करते हैं। प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, नो, रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन हियर, क्योंकि देखो इन्होंने बात तो बिल्कुल सही बताई कि भाई असर्शन जो है यानी प्लेसेंटल वुल्फ और टस्मानियन वुल्फ जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, बट रीजन में इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि आखिर ये कन्वर्जेंस हो क्यों रही है, पैरेलल साइड पे ये कन्वर्जेंस हुई क्यों है, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने रीजन में सही बात तो बताई है, लेकिन बात शिफ्ट कर दी, बात इन्होंने सिर्फ किसकी कर दी, प्लेसेंटल मैमल्स की, टस्मानियन वुल्फ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो रीजन तो सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी असर्शन, आंसर विल बी सेकेंड। चलिए 149 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 149 आ जाओ, मैच करना है, बड़ा आसान है, बताओ मुझे म्यूटेशन, अच्छा म्यूटेशन से पहले आओ जीन माइग्रेशन कर ले, आसान है बच्चों। जीन माइग्रेशन के कॉलम 2 में तो 3 हो जाएगी, है ना। इमिग्रेशन चेंजेस अलील फ्रीक्वेंसीज, सही है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हो गई बच्चों। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हुआ चेंजेस इन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इफेक्ट। ओके, अब बच कौन सी गई, म्यूटेशन वाली बच गई, तो म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ न्यू अलील्स, है ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाओ देखते, ए का 4 दिख रहा है कोई, हाँ ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, है ना। तो 149 का आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, ओके करेक्ट, while De Vries believed mutation caused speciation and hence called it saltation, ठीक है, ये तो सही है बच्चों, स्टेटमेंट 1 तो सही लग रहा है। Nature select for fitness and it is the end result of the ability to adapt and get selected by nature, ये भी सही है बच्चों। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 150 में आपको दोनों ही स्टेटमेंट सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बातें देखो, स्टेटमेंट 2 में भी जो बात है वो डार्विन ने बताई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए
कि एक्चुअली में नेचर ही सिलेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट अडाप्टेशंस हो पाती हैं। तो नेचर इज सिलेक्टिंग फॉर फिटनेस, तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए बच्चों। चलिए 150 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। चलो आओ देखते हैं इनकरेक्ट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सही है। Before industrial revolution, Biston betullaria with white winged was abundant, ये भी सही है बच्चों। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ट्री की जो ट्रंक थी वो काफी लाइट थी, तो लाइट बैकग्राउंड में लाइट वाले मोथ्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। ओके, थर्ड देखते हैं। ब्लैक विंग्ड फॉर्म ऑफ द सेम मोथ, ओके, यानी मेलानिक मोथ बिस्टन कार्बोनेरिया वैरायटी इंक्रीज्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये भी सही है। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के बाद ट्री ट्रंक पूरी डार्क हो गई, तो डार्क बैकग्राउंड पे व्हाइट वाले को आइडेंटिफाई करना इजी था, तो व्हाइट वाले प्रीडेटर कैच करके खा रहे थे, है ना। तो फिर बच कौन गए, बच गए ब्लैक वाले हमारे, तो ब्लैक वालों को तो कैच करना इजी था नहीं, तो यानी उनकी नंबर तो इंक्रीज हो गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। चौथा देखते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द मेलानिक फॉर्म, मेलानिक मतलब डार्क वालों की बात हो रही है बच्चों। ओके, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द मेलानिक फॉर्म वाज इजीली पिक्ड अप आउट बाय प्रेडेटर्स, ये तो गलत हो गया ना बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। तुमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यही आंसर हो जाएगा फोर्थ। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो मेलानिक फॉर्म दिख ही नहीं रही थी, तो उनको कैसे प्रेडेटर आकर पिक कर लेंगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और यही पूछा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं 152 की तरफ। Question number 152, consider the following 4 statements and select the option which include all the correct ones only. चलो इस बारी करेक्ट पूछा है। डार्विन वर्कड ऑन गैलापागोस आइलैंड, सही है। डार्विन्स ओरिजिनल फिंच वाज सीड ईटर, सही है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडाप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल सही है। डार्विन ट्रेवल्ड बाय HMS बीगल, सही है। सारे सही लग रहे हैं बच्चों। क्या पूछा है तुमसे, करेक्ट पूछा है। ओके, ABCD, हाँ है ना, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है बच्चों, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन है, तो फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। ओके, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा था, तो 152 में हो गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट। बढ़ते हैं 153 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। लुइस पास्चर केयरफुल विद एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड बायोजेनेसिस बाय प्री स्टेरिलाइज्ड स्वान नेक फ्लास्क, ये तो सही लग रहा है बच्चों, है ना। स्टेटमेंट ये तो सही है। चलो दूसरा देखते हैं। ओपेरन हेल्डन स्टेटेड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग केमिकल्स, ठीक है, ये भी ठीक है। The conditions on primitive earth were high temperature, volcanic storm, oxidizing atmosphere, this is wrong, okay। तो सी तो मैम गलत है, ओके, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसी थी, रिड्यूसिंग थी। चलिए अब चलते डी की तरफ। शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस, पिगमेंट, फैट वेयर फॉर्म्ड इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ये सही लग रहा है। तो तुमसे क्या पूछा है इन्होंने, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। ABD, यस ABD सही है बच्चों, सी यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। 153 के लिए आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए बढ़ते हैं 154 की तरफ आ जाओ। 154 में तुमने मैच करना है, बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छा मैच नहीं करना, क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, अच्छा इन्होंने कॉलम वाइज लिख रखा है। फर्स्ट कॉलम में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, दूसरे तरफ एक्सप्लेन किया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट में इन्होंने बताया है कि ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे, डाइवर्जेंट में ये एग्जाम्पल्स है। आपको देखना है इन्होंने सही बता रखे नहीं बता रखे। फर्स्ट अगर देखें हम, बोन ऑफ फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, ये गलत हो गया बच्चों, बोन ऑफ फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट जाएगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। सही पूछ रहा है ना तुमसे, पहला तो इनकरेक्ट है मैम। दूसरा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ओके पोटैटो और स्वीट पोटैटो तो सही है, ये तो जाएगा डाइवर्जेंट में, सॉरी कन्वर्जेंट में। लेकिन डाइवर्जेंट में इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट में, तो ये भी सही हो, ये भी गलत हो गया बच्चों। तीसरा आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ठीक है,
आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल तो कन्वर्जेंट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एक इनवर्टिब्रेट है दूसरी वर्टिब्रेट है, कंपेयर करना सिखा रखा है मैंने। डाइवर्जेंट में है बोन्स और फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, ये सही लग रहा है, इधर इन्होंने दोनों एग्जाम्पल सही दे रखे हैं। फोर्थ एक बारी देख लेते हैं, थॉर्न ऑफ बॉगनवी तो गलत है ना, थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया टेंड्रिल ऑफ कुकुरबीटा डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है बच्चों। तो उस हिसाब से 154 में जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी थर्ड ऑप्शन। तो 154 में थर्ड ही सही लग रही है बच्चों। ओके, तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल विल बी एक्सप्लेनिंग द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट इज एक्सप्लेनिंग द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्या सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। चलिए आगे चलते हैं 155 की तरफ। 155, the eye of octopus and eye of cat show different patterns of structure yet they perform similar function. Okay, चलिए, तो फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यही पूछा है ना, किसकी डेफिनेशन ये बताओ मुझे। फंक्शन सेम, एनालोगस ऑर्गन्स, और इनकी इवोल्यूशन किसकी मदद से हुई है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की मदद से। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन हियर। ओके, सो एनालोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 155 फोर्थ ऑप्शन। 156 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इज Hardy-Weinberg equilibrium says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. बात तो सही है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस इन्होंने बशर्ते लिखी नहीं है, बट बात तो सही बताई है। चलिए स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट। हाँ हाँ ठीक है। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS सीरीज 7, है ना। 45 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है इवोल्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं, है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 136। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 136 इज which type of selection is seen during industrial melanism which is observed in moth biston bitullaria? Okay, तो अब मुझे बता दो कि भाई इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के दौरान क्या हो रही थी बच्चों, है ना। वो सारी इवेंट्स तुम्हें याद ही होंगी कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ था। ट्री ट्रंक जो है वो डार्क पड़ गई थी, तो उस डार्क होने की वजह से जो हमारी मेलानाइज्ड मोथ्स थी उनको बेनिफिट मिल गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्योंकि जो ट्री ट्रंक थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, तो जो हमारी नॉन मेलानाइज्ड मोथ्स थी ना, उनके लिए वो फ्रूटफुल रह गया था। तो आओ देखते हैं इसमें तुमसे सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में विच इज ऑब्जर्व्ड इन मोथ बिस्टन बिटुलेरिया। तो सबसे पहले तो ये किस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन होगी, नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल तुमसे पूछा गया है। तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ
ओके सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS 7 की सीरीज सॉल्यूशंस। 45 क्वेश्चंस है हमारे पास और चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज सीन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म which is observed in moth biston bituleria। ओके, तो बिस्टन बिटुलेरिया में आपको किस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिली है? तो आंसर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, है ना। तुम्हें याद होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो ब्लैक वाली मोथ्स थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी नंबर में, क्योंकि उनको प्रीडेटर के द्वारा कैच करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज ट्री की जो ट्रंक थी वो डार्केंड हो गई थी ड्यू टू दी सूट प्रोड्यूस्ड बाय दोज इंडस्ट्रीज। ओके, तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जो कर्व है ना हमारी उसकी पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई थी, ब्लैक वालों को फेवर मिल गया था जो हमारी मेलानाइज्ड मोथ्स थी बच्चों। ओके, तो आंसर यहाँ पे 136 का चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 137, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों। द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ये। ओके, सो ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये ही दोनों तो मेन दो चीजें हैं जो की कॉन्सेप्ट्स के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, homology is based on dash whereas analogy is based on dash। ओके, अब तुम जानते हो भाई homology किस पर बेस्ड है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालॉगी इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 138 आंसर विल बी सेकंड। देखो ये डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं बच्चों, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने ऑलरेडी सीख रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू यूजो डी व्राइस, स्पेसिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज साल्टेशन। और सॉल्टेशन की डेफिनेशन तुम जानते हो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बच्चों थर्ड यहाँ पर। तो 139 ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉल्टेशन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। 140 आ जाते हैं। Mark the incorrect statement regarding the animal shown in the adjacent figure। Animal shown, okay। अब ये तुम्हें क्या दिखा रखे हैं? एक्चुअली में तुम्हें दिखा रखे हैं भाई ये मैन की फोरलिम, चीता, वेल, बैट। इट इंडिकेट्स, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। पहली वाली स्टेटमेंट क्या है? इट इंडिकेट्स देयर कॉमन एंसेस्ट्री, ये तो सही लग रही है। ओके, एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे डिनोट कराया जा रहा है, बिकॉज ये सारे ही एग्जाम्पल्स होमोलोगस ऑर्गन्स के हो जाएंगे, तो ये तो सही है बच्चों। ओके, देन इट इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है। इट शोज होमोलोगस ऑर्गन्स, ये भी सही है। पूछा क्या? इनकरेक्ट पूछा है। आखिरी वाला ऑप्शन ही बच गया, इट शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। देखो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, बिकॉज इट शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, ये एनालोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन है। तुमसे पूछा किसका जा रहा है? होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर फोर्थ, तो आंसर विल बी फोर्थ। 140 क्वेश्चन नंबर, आंसर विल बी फोर्थ। चलिए 141 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डार्विन्स फिंचेस आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है क्या बच्चों? मतलब इतनी बार हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई डार्विन्स के जो फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं, वो एक्चुअली में बायोजियोग्राफिकल एविडेंस की तरह ही तो काम कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? डार्विन्स फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, क्योंकि यहीं से हमने अडैप्टिव रेडिएशन को समझा था बच्चों, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में जाकर रेडिएट हो रही थी अलग अलग दिशाओं में। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, व्हेन सिलेक्शन एक्ट्स टू एलिमिनेट both extremes, okay, है ना, from array of phenotypes, the frequency of intermediate type which is already more increased, this is called as। देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे तुमसे बोला जा रहा है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है वो एलिमिनेट कराई जा रही है, यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर एलिमिनेट हो रहे हैं, तो बीच की जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर थी
उसकी ग्राफ जो है वो उसकी जो पीक है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस टाइप की नेचुरल सिलेक्शन को तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इसे स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेट होकर मीन वैल्यू पीक पे जा रही थी। इस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन को हमने क्या बोला था, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन बोला था बच्चों, है ना, याद है ना तुम लोगों को? यस, तो आंसर विल बी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। Primitive atmosphere was made up of the mixture of, okay, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है बच्चों। सबसे पहले देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाले जब भी सवाल तुमसे पूछे जाए ना, बस सबसे पहले तुम एक ही चीज चेक कर लिया करो कि कहीं पे तो ऑक्सीजन नहीं रहनी चाहिए। जहां जहां ऑक्सीजन तुम्हें दिख रही है वो ऑप्शन तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया बच्चों। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बस फिर क्या, फिर अब आंसर कौन सा रह गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड। ओके, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, हाइड्रोजन तो थी, स्टीम भी थी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी, मीथेन भी थी और अमोनिया भी थी। क्या नहीं थी प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। ओके, सो 143 आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? लो, पिछले ही सवाल फिर से आ गया बच्चों, सेम क्वेश्चन पे दो दो सवाल इन्होंने दे रखे हैं। बताओ मुझे आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन was not present in the primitive atmosphere of the earth। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 145 में डी व्राइस गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन, बताओ किस पे काम किया था उन्होंने, है ना, किस पे काम किया था बताओ, इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था मैम। और इवनिंग प्राइम रोज इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, इन्होंने साइंटिफिक नेम दे रखा है उसकी, याद होगा तुम्हें साइंटिफिक नेम क्या थी, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जो कि इवनिंग प्राइम रोज की साइंटिफिक नेम है। तो इसी पे उन्होंने काम भी किया था, अपनी थ्योरी भी इसी पे उन्होंने दी थी, है ना। तो 145 क्वेश्चन नंबर का आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यस, नाउ मूविंग टू 146, इन द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 इंडिविजुअल्स, if the frequency of recessive allele is 40%, then find the number of organisms which are homozygous। आ गया फिर से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बच्चों, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने कितनी दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन इन्होंने दे रखी है 50,000। ओके, और इसमें दे रखा है कि रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 40%। तो Q की वैल्यू तुम नहीं निकाल लोगे यहाँ से, Q की वैल्यू हो जाएगी 0.4। मैम कैसे आया भाई, 40% थी, 40 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, आ गई 0.4। Q तुम्हें पता हो गया है, P निकाल लोगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे मैम, 1 माइनस Q कर लेंगे, P की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0.6 विल बी द वैल्यू ऑफ P। पूछा क्या है तुमसे, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। याद रखो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इंडिविजुअल्स पूछ रहे हैं। तो 50,000 में से कितने कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो P की वैल्यू तुमने निकाल ली है। अभी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स का पूछ रहा है ना, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में आप किसको किसको कंसिडर कर लोगे, P स्क्वायर को कंसिडर करोगे और Q स्क्वायर को कंसिडर करोगे। मैम 2PQ को कंसिडर क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि 2PQ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती है ना। तुमसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा, होमोजाइगस का पूछा है। आइए कैलकुलेट करते हैं, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.36। ओके, Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.16। चलिए ऐड करते हैं, 6 6 12 3 1 4 1 5 0.52, ये आ गई 0.52 वैल्यू आ गई बच्चों। चलिए तो अब ये हो गई फ्रीक्वेंसी, हमें इंडिविजुअल्स निकालने हैं ना, हमें निकालने इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स निकालने के लिए आपको इसको 50,000 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो 0.52 अपॉन 100 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, है ना। ऐड करके देखो कितनी आ गई वैल्यू, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 26,000, है ना। सही है ना मैथ्स में बच्चों, मेरी भूल तो नहीं गई मैं मैथ्स, नहीं सही लग रहा है। देखो 26,000 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो है 26,000, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी 26,000। समझ गए ना। देखो बड़ा आसान था बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस को ना तुम थोड़ा सा ना
तरीके से बनाया करो। तरीका क्या है कि पहले देख लिया करो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जिस हिसाब से तुमसे डेटा की इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, थर्ड विच इज ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 टू 800 सीसी। आ जाओ अब देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगी। ए की 5, ए की अच्छा सॉरी ए की 4 है ना, हाँ ए की 4, बी की 5, 4 5 दिख रही है कहीं, अच्छा दो ऑप्शंस में है। सी की 2 है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2, C2, चलो एक ही ऑप्शन है, 168 का थर्ड हो जाएगा बच्चों। ओके है ना, D 1 और E का 3 सही है। यस मैच करना था बच्चों, है ना, डायरेक्ट सवाल थे। 168 आंसर विल बी थर्ड। 169 आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। देखो ये तो इतना आसान है बच्चों, डायरेक्ट सवाल आया। पैलियोजोई कह रहा सबसे पहले, फिर मीजोजोई कह रहा, फिर सिनोजोई कह रहा, है ना। याद करो यही ऑर्डर थी ना। तो 169 में क्या हो जाएगा आंसर, 169 आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके चलिए ये भी कर लिया हमने। अब आइए बढ़ते 170 की तरफ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से किसकी डेवलपमेंट चल रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। ठीक है, इतनी जानकारी हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलिए आइए देखते हैं। ओके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए पूछा जा रहा है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नो, दे विल बी द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो रूट थी, पोटैटो स्टेम थी। ओके तो ऑरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम है बच्चों। स्ट्रक्चर है ना, ऑरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन सेम है। ये हो गई हमारी एनालोगस के लिए एग्जांपल। ये तो गलत हो गया। सेकेंड आओ देखते हैं, बी फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है ये तो सही है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन तो किसके एग्जाम्पल हो जाएगी, बिल्कुल होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के ही तो एग्जाम्पल्स हैं ये। दे विल बी होमोलोगस टू ईच अदर। देन थर्ड आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये हो जाएंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल बिकॉज दे आर एनालोगस। ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट, मैमल वर्टिब्रेट। ओके डी है हार्ट ऑफ ब्रेन, सॉरी हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन, सॉरी हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन तुमसे पूछ रहा है बच्चों। ओके तो अगर हम वर्टिब्रेट में ही बात कर रहे हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। ओके क्योंकि हम सेम ही ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं, है ना। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यही पूछा है ना बच्चों, यही पूछा है। आओ देखें एक बार। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में तुमसे एग्जाम्पल जो पूछा गया है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन। ओके तो हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन तो होमोलोगस का ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन तो सही लग रहे हैं हमें यहाँ पर, कितने, दो सही लग रहे हैं ना बच्चों। बी और डी तो हमें सही लग रहा है। अब दो वाले ऑप्शंस कौन से, दो वाले ऑप्शन, हाँ 2 है ना ऑप्शन में, चलो बी एंड डी, तो 170 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चों। चलिए आइए आगे चलते हैं। 171 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, है ना, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस देखो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था, होमो हैबिलिस 650 टू 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी। देखो इस वाले क्वेश्चन में, यस इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे सभी लोग। कहाँ गई क्वेश्चन, 650 टू 800 क्रेनियल कैपेसिटी थी बच्चों। चलो कोई नहीं, आ जाओ, है ना, याद ही होगा तुम्हें। स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, होमो हैबिलिस। लार्जेस्ट पूछा तो निएंडरथल्स। चलिए आगे चलते हैं 172 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया
starting from a point and literally radiating to these areas of geography is called as adaptive radiation. ये तो भाई एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों. एनसीईआरटी में अडाप्टिव रेडिएशन की एग्जैक्टली यही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अडाप्टिव रेडिएशन. चलिए आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट 173. Which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? ओके, डी व्राइज ने क्या नेचुरल सिलेक्शन दिया था? नहीं. मेंडल ने क्या थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस दी थी? बिल्कुल नहीं. वाइजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है. करेक्ट पूछ रहा है ना? यस. पास्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? नो, दिस इज रॉन्ग. तो 173 आंसर विल बी थर्ड. 174 आ जाते हैं. Which of these are examples of evolution by anthropogenic action? Okay. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या हुआ? मैन मेड एक्शन तुमसे पूछा जा रहा है. तो मैन मेड के लिए आप बता दो मुझे कौन सी सही लग रही है इसमें. अडैप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? नहीं, नेचुरल थी वो. अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब्स? यस, इसमें बिल्कुल ही ह्यूमन का हाथ है बच्चों. तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड? नहीं. इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ्स? बिल्कुल नहीं. तो 174 एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड. हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ come from pre-existing non-living molecule? आंसर विल बी ओपेरिन एंड हैल्डेन. पूरी की पूरी थ्योरी दे रखी है उन्होंने बच्चों, है ना? पूरी की पूरी थ्योरी दे रखी है उन्होंने. तो 175 में आंसर क्या हो जाएगा? 175 में आंसर विल बी ओपेरिन एंड हैल्डेन. ओके, चलिए 176 की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following evidences does not favor the Lamarckian concept? ओके, लेमार्कियन कॉन्सेप्ट. पहले लेमार्की कॉन्सेप्ट याद है? थ्योरी याद है? क्या दिया था उन्होंने? किसके बारे में बताया था? उन्होंने बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. तो देखो अब इस वाली थ्योरी को कौन फेवर नहीं कर रहे हैं? उनके हिसाब से भाई हम जिस ऑर्गन को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा चलती जाएगी. जिसकी यूज़ कम होगी उसकी डेवलपमेंट भी कम होती जाएगी. धीरे धीरे वो ऑर्गन डिग्रेड या डिमिनिश होती जाएगी. आइए देखते हैं. सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक. सही बात है ना? ये तो सही है, तो फेवर कर रही है बच्चों. डज नॉट पूछा है ना? ओके. प्रेजेंस ऑफ वेब्ड टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स? ये भी सही है. वेब्ड टोज होने की वजह से क्या हो रहा था? स्विम करने में उनको आसानी हो रही थी. ओके, चलिए तीसरा देखते हैं. मेलेनाइजेशन इन पेपर्ड मोथ इन इंडस्ट्रियल एरिया? नहीं, ये गलत है बच्चों, ये गलत है. इनफैक्ट यही हो जाएगी हमारी आंसर भी. क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सी एग्जाम्पल फेवर नहीं कर रही है लेमार्कियन कॉन्सेप्ट को. तो मेलेनाइजेशन इन पेपर मोथ तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे. इसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से कोई लेना देना ही नहीं है बच्चों. तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, सॉरी करेक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये लामार्कियन कॉन्सेप्ट को फेवर नहीं कर रही है. चौथा, इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ? बिल्कुल सही है. धीरे धीरे गर्दन लंबी होती जा रही थी जो ऊंची पत्तियों को फीड कर पा रहे थे. तो फोर्थ वाली भी फेवर कर रही है. तो आंसर 176 का क्या हो जाएगा? थर्ड. चलो आगे चलते हैं. 177. 177 given below is a sketch of evolutionary history of vertebrates through geological periods with two missing members. ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स. ठीक है, ये आगे किसमें इवॉल्व हुए थे बच्चों? साइनैप्सिड्स. ठीक है, देन पेलिकोसॉर, देन थेराप्सिड्स, देन मैमल्स. ठीक है, थर्ड ऑप्शन. ए विल बी साइनैप्सिड्स, बी विल बी मैमल्स. डायरेक्ट तुमसे डायग्राम से सवाल पूछा गया है बच्चों इवोल्यूशन में जो उन्होंने दे रखा है. ओके, चलिए 178 आ जाते हैं. हु डिस्प्रूव्ड द रिकैपिचुलेशन थ्योरी गिवन एज सपोर्ट टू द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर. एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है बच्चों की. वॉन बेयर ने क्या किया था? इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था. तो 178 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर. चलिए 179 पे चलते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ओके एंड अदर लेबल्ड एज रीजन. आपको यहाँ पे समझाना है असर्शन और रीजन को. आओ देखते हैं. असर्शन है हमारे पास कि जीन फ्लो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन. सही बात है, जीन फ्लो इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग द जेनेटिक वेरिएशन. द रैंडम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलील्स ओके into recipients population and their removal from the donor population
affect the allele frequency. Exactly बच्चों, reason is also correct, assertion is also correct. In fact reason is explaining the assertion also कि आखिर जीन फ्लो कैसे जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज कर रही है. तो रीजन इसका यही है कि रैंडम इंट्रोडक्शन होने की वजह से जो नए अलील्स आ रहे थे रेसिपिएंट पॉपुलेशन में डोनर पॉपुलेशन के द्वारा, इसकी वजह से तो वेरिएशन इंक्रीज हो रही थी उस पॉपुलेशन में. ओके तो यानी कि रीजन यहाँ पे हो गया है सही एक्सप्लेनेशन असर्शन के लिए. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. चलिए 180 की तरफ चलते हैं बच्चों. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस URTS सेशन है ना. बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग भी थे. तुमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे क्वेश्चंस के थ्रू. और लास्टली देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी. ओके स्पीसिएशन का सवाल है बच्चों. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज, नई फॉर्म ऑफ स्पीशीज तुमने अपीयर करानी है, इसकी लिंक डायरेक्टली किससे है. ठीक है आओ देखते हैं. ऑप्शन है लाइफ स्पैन या टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ साइकिल. ठीक है चलिए अगला देखते हैं. प्रोटेक्शन एंड फीडिंग, नो, प्रोटेक्शन एंड फीडिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है स्पीसिएशन से. इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकता है, ये एक फैक्टर हो सकती है. बॉडी साइज, नो. ओके फर्स्ट है लाइफ स्पैन या टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ साइकिल. देखो लाइफ स्पैन या टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ साइकिल कुड बी अ मेजर फैक्टर इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो तुमसे पूछा है ना कि जो नई फॉर्म ऑफ स्पीशीज बन रही हैं वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है. तो जो भी नई स्पीशीज बनेगी उसको हम लिंक कैसे करेंगे? उसके लाइफ स्पैन से तो करेंगे ना, कि वो कितने पर्टिकुलर टाइम तक सर्वाइव कर पा रही हैं या कितने पर्टिकुलर टाइम तक उन्होंने सर्वाइव किया, उसके बाद ही तो कोई नई स्पीशीज आई होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है बच्चों कि लाइफ स्पैन और टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ साइकिल इज डायरेक्टली लिंक्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ओके फर्स्ट ऑप्शन विल बी मोर एप्रोप्रिएट हियर. तो मेरे ख्याल से 180 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन. चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अगले URTS सीरीज में. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए. थैंक यू वेरी मच बच्चों.